हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो साइंस का हम बता रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे जो क्वेश्चन संख्या है 26 से। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है तो पहले समझिएगा। आवर्धन होता है क्या? आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं, मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं आवर्धन। इसे हम अगर मान लिया जाए प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 मान ले और ये इसको h1 मान ले, तो यहाँ से हो जाएगा h2 अनुपात h1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h2 अनुपात h1 हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अब समझिएगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक के बारे में कहा गया है। तो आवर्धन का जो होता है एसआई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। इसे सिर्फ प्राकृतिक संख्या से दर्शाते हैं, प्राकृतिक संख्या से लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या से लिखते हैं। 1 2 3 4 5 इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। इसे सिर्फ हम लोग प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से हम लोग सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है किसी लेंस की क्षमता। अब कौन सा लेंस है नहीं है वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं, क्वेश्चन में कहा ही नहीं है। किसी लेंस की क्षमता -2d दे दिया है। तो लेंस की क्षमता को हम लोग p से सूचित करते हैं। तो p बराबर दे दिया है -2d है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो f बराबर वाट पूछ रहा है। ठीक है। कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -2d दे दिया है। d मतलब डायोप्टर होता है और इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो ध्यान दें, पहले समझिए लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता कहते हैं किसको? ठीक है, पहले ये समझिए। लेंस की क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं और फोकस के व्युत्क्रम, फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता। लेंस फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे बोलेंगे हम लोग? तो बोलेंगे फोकस के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो पी बराबर 1/f हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/f। और इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लिख देते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है आपका डायोप्टर। और डायोप्टर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। क्या किससे सूचित करते हैं? डी से। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा आपका? डायोप्टर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन में कह रहा है लेंस की क्षमता -2d दे दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका p बराबर हो जाएगा -2d बराबर 1/f। यहाँ से हम f बराबर निकालेंगे तो 1 - 1/2d हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो d को अभी इग्नोर करके हम लोग चलते हैं। अगर इसको हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा, -0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो होता है ये डायोप्टर में, और डायोप्टर में जो है ये मेरा, और डायोप्टर को हम लोग जब भी फोकस दूरी जब निकालते हैं तो मीटर में नहीं होता है, वो हमेशा सेंटीमीटर में होता है। किस में होता है? सेंटीमीटर। तो ये -0.5 को, ये -0.5 को सेंटीमीटर बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, और 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। कितना हो गया आपका? 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 की बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए समझिएगा पहले।
किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? पहले अवतल लेंस की हम बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। चलिए, ये मेरा हो गया आपका अवतल लेंस। क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया। ये मेरा हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया। क्या हो गया आपका? ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। और उत्तल लेंस की पहले बात करते हैं। उत्तल लेंस लिख देते हैं। उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। और ये मेरा हो गया प्रकाशीय केंद्र हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? प्रकाशीय केंद्र हो गया। कह रहा है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो चलिए पहले बात करते हैं। ये मेरा हो क्या? अगर मान लिया जाए यहाँ पर होता है मेरा फोकस, ठीक है, और ये आपका अनंत हो गया, और यहाँ पर किसी वस्तु को हम लोग रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? किसी भी वस्तु को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ये मेरा फोकस हो गया। ये आपका हो गया वस्तु की दूरी, वस्तु रखते हैं यहाँ पर, और आपका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो समझिए। तो ये हम पिछला प्रकाश के परावर्तन में बताए थे कि यहाँ पर जितना भी रहता है, ये बाईं ओर कहते हैं इसको, और इसको हम लोग बोलते हैं दाईं ओर। इधर जितना रहता है इधर नेगेटिव होता है, इधर जितना होता है सभी के सभी पॉजिटिव होता है। तो फोकस यहाँ पे है, तो फोकस हो जाएगा आपका निगेटिव, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं, ये भी निगेटिव हो जाएगा। और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो अवतल दर्पण में जो अवतल लेंस में जो होगा, फोकस भी ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगा, और वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगा। अब चलिए उत्तल के बारे में बात करते हैं। तो उत्तल लेंस में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फोकस हो जाएगा, और वस्तु की दूरी जो हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगी। ठीक है, वस्तु की दूरी यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना भी होगा सभी के सभी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर होगा निगेटिव होगा। तो उत्तल लेंस में जो होगा, ये हमारा फोकस जो होगा धनात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा? फोकस आपका धनात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस में जो होता है, उत्तल लेंस में दो फोकस होता है। कितने? दो फोकस होता है। इसको हम एफ कर देते हैं। तो यहाँ पर मान लिया जाए फोकस पर वस्तु को रखा जाता है, यहाँ पर एफ डैश हम इसको बोल सकते हैं। तो उत्तल लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, कि एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, पहले उत्तल लेंस बना लीजिए। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस हो गया। एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? सभी जगह पर समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और इनमें से कोई नहीं होता है। तो चलिए समझिए, ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की पहले बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। ये उत्तल लेंस है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आइएगा कि सभी जगह पर समान मोटाई है आपका। उत्तल लेंस में जो होता है, दोनों किनारे पर पतला रहता है। चलिए पहला कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस का, किसमें? उत्तल लेंस में पहला है कि दोनों किनारे पर पतला। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? बीच में मोटा रहेगा। किसमें रहेगा? बीच में मोटा रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। ये किनारों की अपेक्षा बीच में आपको मोटा लग रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर यहीं पर अवतल की बात करता, किसके बारे में बात करता? अवतल लेंस की बारे में बात करता। तो चलिए ध्यान दीजिए, अवतल लेंस के बारे में बात करता, तो ये मेरा अवतल लेंस हो गया। ठीक है, अवतल लेंस के बारे में बात करता, तो दोनों किनारों पर मोटा है और बीच में क्या है? पतला है। दोनों किनारे पर क्या है? मोटा है, और बीच में क्या है आपका? पतला है। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें यहाँ उत्तल लेंस, अगर उत्तल लेंस अभी क्वेश्चन में है, और यहीं पर आपका अवतल लेंस रहता, आंसर मेरा हो जाता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। और यहाँ पर अवतल लेंस रहता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। लेकिन क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है उत्तल लेंस, तो क्या हो जाएगा? किनारों की अपेक्षा बीच में आपका क्या होता है? मोटा होता है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 30 नंबर देखिएगा। कितना नंबर? 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है। इनमें से क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण। समझिए फिर से क्वेश्चन। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? या प्रकाश का अपवर्तन होगा, पूर्णांतिक परावर्तन होगा, प्रकीर्णन होगा या वर्ण विक्षेपण होगा। अब समझिएगा, ठीक है, कि सूर्यास्त के समय जब भी जो होता है, सूर्य जब नीचे चला जाता है, यानी वह सूर्य कुछ समय तक, जैसे कि समझिए सूर्य जब डूबता है, यानी कि सूर्योदय, यानी कि सूर्यास्त है ना, हाँ सूर्यास्त, मतलब सूर्य जब डूबने जाता है, जब सूर्य जब डूब जाता है तो कुछ समय के बाद भी, कुछ समय के बाद हमें सूर्य का जो होता है, जो सूर्य की कुछ समय तक हमें दिखाई देता है। मतलब क्या कि सूर्यास्त हुआ और उसके समय जो सूर्य का जो भी उसका वहाँ कलर दिखाई रहता है ना, कलर यानी कि रेड कलर का रहता है, और सूर्य जो दिखाई देता है वहां पर, वह होता है, दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब अपवर्तन का कुछ और एग्जाम्पल समझिए। प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल और होता है कि तारा तारा टिमटिमाना। जैसे कि रात्रि में देखिएगा, आकाश में जब भी रात्रि में देखिएगा तो तारा टिमटिमाते नजर आता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत यानी कि मुड़ा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर ऊपर उठा प्रतीत होता है। जैसे कि पानी में, बाल्टी में पानी से भर दीजिए, ठीक है, बाल्टी में पानी भर दीजिए, बाल्टी का पेंदा देखिएगा ऊपर हुए उठा हुआ प्रतीत आपको मिलेगा। ये सब किसका घटना है? प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। अब प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा? हीरा का चमकना, हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और कांच की दरार, ये कांच की दरार क्या होता है सो समझिएगा पहले। जैसे कि एक पत्थर ले लीजिए, क्या लीजिए? एक पत्थर लीजिए, पत्थर लेने के बाद कांच पे मारिए, कांच पे जब मारिएगा तो कांच में जो दरार पड़ जाएगा वह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कांच में दरार पड़ जाएगा। और प्रकीर्णन का क्या है? प्रकीर्णन जो होता है आकाश नीला दिखाई देगा, ठीक है, मतलब कि जब मौसम अच्छा रहता है तो आकाश कैसा देखे? नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। और समुद्र का पानी नीला दिखाई देना किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। ये सभी इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसी प्रकार क्वेश्चन आपको पूछ देगा। कौन अपवर्तन है, पूर्णांतिक परावर्तन है, प्रकीर्णन है और वर्ण विक्षेपण है।